गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? एकदम बढ़िया। राखी एंजॉय होगी? यस सर। आई होप आप सबने अच्छे से एंजॉय की होगी रक्षाबंधन को। यस अच्छा, रक्षाबंधन से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन दी थी होमवर्क में, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। क्या सबसे हो गया? यस सर। अदर स्टूडेंट्स, केवल एक ही बच्ची ने जवाब दिया। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या उस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तो आओ आज हम पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बेटा, एक नया बच्चा आ रहा है क्लास के अंदर, हम सब क्लैप करेंगे उस बच्चे के लिए। करो बेटा, क्लैपिंग करो। आज आज अंशुल बहुत खुश है। आज अंशुल बहुत खुश है। लकी, ये क्लैपिंग तुम्हारे लिए थी। कितनी जल्दी आए हो क्लास के अंदर। यस सर, सॉरी सर। बेटा ध्यान रखो, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, ये बेस है आगे के चैप्टर्स के लिए। यहाँ पे अगर वीकनेस रही ना, फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? गुड्स परचेज कर रहे थे कैश बेसिस पे, सेल कर रहे थे कैश बेसिस पे, असेट्स परचेज कर रहे हैं कैश बेसिस पे, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं कैश बेसिस पे, इनकम्स रिसीव कर रहे हैं कैश में। लेकिन अगर यही चीजें, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, हमने गुड्स सेल की, पेमेंट हमें रिसीव हुआ चेक से, अगर वो चेक सेम डे पे डिपॉजिट होता है तो क्या होगा? और अगर मान लो हमने सेल की है जनवरी 1 को और चेक मिला हमें इस डेट के ऊपर, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने चेक डिपॉजिट कराया जनवरी 5 को, तो जनवरी 1 पे क्या एंट्री होगी और जनवरी 5 पे क्या एंट्री होगी? अच्छा, जनवरी 5 को हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है? पता नहीं सर क्या होता है, सेम डे मिलता है नहीं मिलता। मैंने तुम्हें बताया था, अगर सेम सिटी का चेक होता है तो विद इन 3 डेज हमें पेमेंट रिसीव हो जाता है। और अगर आउट स्टेशन चेक है तो नियर अबाउट 5 to 7 डेज लगते हैं हमें पेमेंट आने में। और अगर सर ये चेक बाउंस हो गया, तो चेक अगर डिसऑनर हो गया तो फिर पेमेंट ही नहीं मिला आपको। तो डिसऑनर के केस में क्या एंट्रीज हम पास आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आओ हम स्टार्ट करें। सीरियल वाइज आपको पेज नंबर 9.27 पे पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे बस। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारा बिजनेस का कैश, हम कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कैश बॉक्स में जो कैश पड़ा हुआ है, अगर उसको हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, कैश रियल नेचर का है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बोलो, एंट्री समझ में आई? जब कैश बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। सर कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से, किस पर्पज से विड्रॉ हुआ है? बेटा जब ट्रांजैक्शन साइलेंट है कि ये बिजनेस पर्पज के लिए विड्रॉ हुआ है या प्रोप्राइटर के पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ हुआ है, ट्रांजैक्शन ये नहीं बता रही ना, बस हमें ये बोल दिया कि कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बस ये बता दिया। तो उस केस के अंदर आप ध्यान रखना, हमेशा जो कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से वो ऑफिस पर्पस के लिए यानी बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ हुआ है। तो अगर बैंक से कैश विड्रॉ किया है तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट, और हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो गया तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, बोलो समझ में आ गया?
Yes, sir. Now, transaction number 3rd, when checks, drafts, etc. received from the customer and are deposited into the bank on the same day. जैसे आज है 23rd of August, आज हमें मान लो अपने किसी कस्टमर से या डेटर से पेमेंट रिसीव हो थ्रू चेक मिल जाए, बैंक ड्राफ्ट मिल जाए, ठीक है ना, और उसको हम सेम डे के ऊपर यानी आज ही जैसे चेक आया और आज ही हम अपने बैंक ब्रांच में गए उस चेक को डिपॉजिट करा दिया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर रिसीवर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चेक कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया ना, तब रिसीवर कौन हो गया? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बैंक अकाउंट किसका है? बिजनेस का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? कस्टमर ना, हमारा कस्टमर ने दिया पेमेंट, तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यानी मान लो राम हमारा कस्टमर है, राम को हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए थे और राम ने हमें चेक इश्यू कर दिया और उस चेक को हमने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 4th पॉइंट देखो, 4th में वो कह रहा है when checks, drafts etc. received from the customers are not sent to the bank on the same day। मान लो हमें जुलाई 1st को चेक रिसीव हुआ और जुलाई 7th को हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, तो चेक रिसीव कब होगा? जुलाई 1st को, और डिपॉजिट कब कराएंगे बैंक में? जुलाई 7th को। तो जुलाई 1st के ऊपर जब हमें ये चेक रिसीव होगा कस्टमर से, तब हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। सर उसने तो चेक दिया है ना, लेकिन वो चेक सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है ना, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। सर वो कैश थोड़ी ना है, 20,000 रुपए का चेक दिया उसने, तो 20,000 रुपए वो कैश थोड़ी ना है। लेकिन मुझे बताओ, जब हमारे अकाउंटेंट को वो पेमेंट करके जाएगा तो अकाउंटेंट उस चेक को कहाँ रखेगा? अपनी पॉकेट में रख लेगा क्या, या वो कैश बॉक्स में रखेगा? चेक को कहाँ रखेगा अकाउंटेंट? अपनी पॉकेट में रखेगा, पॉकेट में रखेगा या कैश बॉक्स में रखेगा बिजनेस के, कि भाई इसको जमा कराना है, कैश बॉक्स में एक साइड रखेगा, कैश बॉक्स में रखेगा ना, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब सर जुलाई 7th को जब वो ये चेक डिपॉजिट कराएगा बैंक में, तब क्या एंट्री पास करेगा? तब वो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब प्रॉब्लम ये है कि सर क्रेडिट में क्या आएगा? मुझे बताओ, चेक कहां पड़ा था? कैश बॉक्स में पड़ा था, तो कैश अकाउंट डेबिट किया था ना, तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिस डेट पे वो चेक मिला और उस डेट पे अगर आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो फर्स्ट यू विल डेबिट कैश अकाउंट, ऑन दैट डे यू विल डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कस्टमर पर्सनल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, and on the date when the above check, yani check which was received on July 1st will be deposited, on that date bank account will be debited and cash account will be credited। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. सबको समझ में आ गई ये चीज? Yes, sir. अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ये है आपके आरबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सर सीबीएसई क्या करता है? ये केवल आपकी नॉलेज पर्पस से बता रहा हूं, सीबीएसई ये ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि मान लो 12th के बाद कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो सर हम वहां पे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या कोई और अकाउंट डेबिट होगा जब ये चेक रिसीव हुआ और सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वहां पर जो इंस्टीट्यूट है वो कहता है कैश अकाउंट डेबिट मत करो। इंस्टीट्यूट क्या कहता है? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और सीबीएसई भी यही करवाता है। सीबीएसई कहता है कि जिस डेट के ऊपर हमें चेक रिसीव हुआ या ड्राफ्ट रिसीव हुआ और हम सेम डे के ऊपर डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
checks in hand account will be debited and to customer personal account. In place of cash account डेबिट क्या होगा, checks in hand account. ये है बेटा RBSE और ये है तुम्हारा CBSE, ठीक है ना, ये RBSE। सर जिस डे के ऊपर फिर फर्दर किसी डेट के ऊपर अगर इस चेक को हम बैंक में जमा करा रहे हैं तो RBSE का तो ये है, CBSE का क्या होगा, CBSE करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। वो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके पास चेक आया था और आपने उसको बैंक में जमा नहीं कराया तो आपने डेबिट क्या किया था, चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो जब आप बैंक में जमा कराओगे उस चेक को किसी फर्दर डेट के ऊपर तो चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट होगा इन प्लेस ऑफ कैश अकाउंट। बोलो ये चीजें याद रहेंगी? Yes, sir. चाहो तो अपनी बुक में लिख लो। सर कौन से पॉइंट पे लिखे? पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। एंट्री पास कर रखी है बुक में, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। चाहो तो आगे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है बुक में, वहां पे लिख लो, ऊपर तो लिख लो CBSE हेडिंग दे देना और वहां पे लिख लो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, केवल आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एग्जाम में मत करना, क्योंकि RBSE चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करवाता, RBSE कहता है कैश अकाउंट डेबिट करो। ठीक है, फिर 5th पॉइंट में उसने दे रखा है, ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक्स ड्राफ्ट्स एटसेट्रा आर सेंट टू द बैंक, एंट्री आप पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि CBSE करवाएगा आपसे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। Yes, sir. ये हो गया आपका 4th पॉइंट और ये हो गया आपका 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में वो कह रहा है, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। बेटा इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है। आज हमने मान लो अजमेर में मिस्टर राम को गुड्स सेल किए और अब क्या बताओ, मिस्टर राम अपने किसी एजेंट को भेजेगा जयपुर, ले भैया चेक दिया, जयपुर जाके पार्टी को चेक दिया हो, पेमेंट करना है पार्टी को। ऐसा होता है क्या आजकल के टाइम में? नहीं सर, वो अजमेर वाली पार्टी हमें कहेगी कि सर आपका बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स है वो हमें दे दो, या आपका UPI ID दे दो, या आपका गूगल पे बता दो, या आप पेटीएम यूज करते हो क्या? आजकल तो ये चीजें पूछी जाती हैं। यस सर नो? यस सर। तो मान लो हमने अपनी सामने वाली पार्टी को, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, उसको अपना UPI ID बताया और उसने उस UPI ID को यूज करके हमें 50,000 का डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो पैसे डायरेक्ट हमारी पॉकेट में आते हैं या बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं? सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे है ना ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई जादू थोड़ी ना होता है, वो तो बैंकिंग सिस्टम का कमाल है। तो अगर किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है तो हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने पेमेंट कर दिया? सर मैसेज आ जाता है। सर मैसेज आ जाता है? अरे मैसेज हमेशा नहीं आता, कई बार तो वो फेल हो जाता है। कई बार हमारे अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं और बैंक से मैसेज नहीं आता। उस केस में हमें कैसे पता लगता है कि हमारे अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं? सर बैंक में जब हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हमें है ना एक डायरी इश्यू करता है, उसको हम बोलते हैं पासबुक। देखिए कभी Yes, sir. हाँ। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है ना बैंक से रिलेटेड, वो पासबुक देख के करता है कि पासबुक को हमें अपडेट कराना होता है बेटा टाइम टू टाइम। ये अकाउंट होल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अपडेट द पासबुक बाय विजिटिंग आवर बैंक ब्रांच। बैंक ब्रांच को विजिट करो और पासबुक अपडेट कराओ। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जो भी आपके बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो आपको ID पासवर्ड इश्यू करता है बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उस ID पासवर्ड से आप लॉगिन करो और अपने अकाउंट की समरी देख लो कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अगर मान लो मिस्टर राम ऑफ अजमेर उसने हमें डायरेक्ट पेमेंट किया, हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 हमने एग्जांपल लिया था टू राम अकाउंट। राम से हमें पेमेंट मिला है, राम इज द गिवर, तो राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया पॉइंट? Yes, sir. Point number 7, when a check previously deposited into a bank is dishonored। अब बेटा यहां देखो, ये पॉइंट नंबर 3 में कस्टमर ने हमें चेक दिया था और हमने सेम डे पे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। ये चेक अगर डिसऑनर हो जाए, या फिर जुलाई 1 को हमें चेक मिला था, जुलाई 7 को बैंक में जमा कराया, सेम सिटी के चेक्स थे ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों चेक सेम सिटी के थे, ये डिसऑनर हो गए। डिसऑनर हो गए या बाउंस हो गए। सर डिसऑनर का मतलब क्या होता है? जो राम हमें पेमेंट कर रहा था, ये तो डायरेक्ट पेमेंट किया था, तो ये तो राम के अकाउंट में पैसे होंगे तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहां पर ये जो हमें चेक मिला था, ये हमें मिला था मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने हमें 20,000 का चेक दिया था और हमने उस 20,000 के चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अगर बेटा सेम सिटी का चेक था, अगर मिस्टर एक्स के अकाउंट में लेस देन 20,000 रुपीज होंगे, अगर मिस्टर एक्स के अकाउंट में लेस देन 20,000 रुपीज होंगे, तो इस चेक का पेमेंट नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर एक्स के अकाउंट में 19,999 रुपीज भी हुए, यानी 1 रुपए भी कम हुआ ना, तो चेक का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। तो जब सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है 20,000 रुपीज, तो बैंक कैसे, बैंकिंग सिस्टम कैसे उसके अकाउंट से 20,000 रुपीज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो उस केस के अंदर बैंकिंग सिस्टम क्या कहता है कि चेक का पेमेंट नहीं आया, यानी चेक डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया। बाउंस, BOUNCE, बाउंस, चेक डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया। सर बैंकिंग सिस्टम ये क्यों नहीं करता कि 19,919 तो है, वो तो ट्रांसफर कर दे, 1 रुपया फिर बाद में ले लेंगे? नहीं बेटा, या तो पूरा अमाउंट आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा, या तो पूरा अमाउंट आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो चेक्स थे जो 3rd पॉइंट में और 5th पॉइंट में हमने बैंक में जमा कराए थे, अगर ये चेक डिसऑनर हो जाते हैं, यानी बाउंस हो जाते हैं, यानी पेमेंट रिसीव नहीं होता, तब एंट्री क्या पास करेंगे? मुझे बताओ। ये चेक कस्टमर से मिले थे ना, तो कस्टमर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया था ना, कि क्योंकि उनसे पैसा मिल गया, कस्टमर वाज द गिवर, दैट इज व्हाई कस्टमर अकाउंट वाज क्रेडिटेड। अब कस्टमर से पैसा तो आया ही नहीं, तो अगेन उसको डेटर की पोजीशन में लेके आओ, तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट, अगेन उसको डेटर बनाएंगे। और क्या बैंक हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ? आंसर इज नो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो जितने से आपने डेबिट किया था। यानी मान लो 20,000 रुपीज का चेक था, आपने बैंक बैलेंस इंक्रीज किया, 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट, और कस्टमर आपने 20,000 से रिड्यूस किया बैलेंस। अब ये पेमेंट तो मिला ही नहीं, तो कस्टमर को वापस 20,000 से अप कर दो, कस्टमर अकाउंट डेबिट 20,000, और बैंक बैलेंस को 20,000 से डाउन कर दो, तो टू बैंक अकाउंट। बोलो समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? पक्का ना? Yes, sir. अब है पॉइंट नंबर 8A। 8A में क्या कह रहा है? When a check is received from a customer and discount is allowed to him and if the check is deposited into the bank on the same day। देखो एग्जांपल लेते हैं, 25,000 रुपीज से हमारा कोई कस्टमर था, यानी हमने गुड्स उसको सेल किए थे 25,000 रुपीज के क्रेडिट बेसिस पे। अब उसने क्या किया, हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, तो हमने 24,500 तो उसे चेक के थ्रू रिसीव किए और 500 रुपीज हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट, ये हमने अलाउ कर दिया।
चेक हमें रिसीव हुआ 24,500 रुपीज का, डिस्काउंट हमने 500 रुपीज अलाउ किया, कस्टमर अकाउंट हम 25,000 रुपीज से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये जो चेक था 24,500 ये हमने सेम डे के ऊपर ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया। एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 24,500 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू कस्टमर अकाउंट या टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, एक ही बात है 25,000 रुपीज। सर ये भी कंपाउंड एंट्री है क्या? हाँ बेटा, एक अकाउंट कॉमन है दैट इज कस्टमर पर्सनल अकाउंट और सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? यस यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 8 ए। जब कस्टमर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और लेकिन उसने डिस्काउंट क्यों अलाउ किया, क्योंकि उसने हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट किया और पेमेंट हमें रिसीव हुआ है चेक से, और वो चेक हमने सेम डे पे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। सर अगर ये सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कराते तो मुझे बताओ क्या चेंजेस होते? अब तुम मुझे बताओगे क्या चेंजेस होंगे अगर सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तो? सर कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट। अरे 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 क्या बोल रहे हो? सर बैंक की जगह कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा। बस वेरी यस गुड। यस। कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे भाई? चेक अभी कोई बाउंस थोड़ी ना हो गया जो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट करा रहे हो। बैंक अकाउंट की जगह केवल कैश अकाउंट आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डे हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? सर नेक्स्ट डे पे हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तब क्या एंट्री पास करेंगे? तब सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। अब 2 बार डिस्काउंट क्यों दे रही हो? ये चेक ही तो जमा करा है 24,500 का बैंक में, तो एंट्री क्या पास करोगे नेक्स्ट डे पे? बैंक अकाउंट डेबिट 24,500 टू कैश अकाउंट 24,500। अरे बेटा इस बैंक की जगह हमने क्या कर दिया था, कैश अकाउंट डेबिट, बस यही तो चेंज किया था। अब ये जो चेक है 24,500 का ही तो है, इस चेक को ही तो बैंक में डिपॉजिट कराना है नेक्स्ट डे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओनली यही तो एंट्री होगी। डिस्काउंट अलाउड को क्यों कंसिडर कर रहे हो वापस? डिस्काउंट अलाउड को किस लिए कंसिडर कर रहे हो वापस बेटा? बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब मैं इस एग्जांपल को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे बुक का पार्ट नहीं था, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो। 8th बी में वो क्या कह रहा है, इन केस ये जो चेक आपने सेम डे के ऊपर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इन केस इफ दिस चेक इज डिसऑनर्ड इन फ्यूचर, अगर ये चेक डिसऑनर हो जाए यानी इस चेक का अगर हमें पेमेंट नहीं मिले, तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? 8th बी देखो पढ़ लो। इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अगर ये अबव चेक, ये जो 24,500 का चेक है जो हमें कस्टमर से मिला था, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिला था इसलिए 500 रुपीज का उसको डिस्काउंट भी दिया, ये चेक अगर डिसऑनर हो गया तो मुझे बताओ क्या हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट मिला? नो सर। नो सर। प्रॉम्प्ट पेमेंट तो मिला ही नहीं। अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं मिला तो क्या ये डिस्काउंट अलाउड हमें देना चाहिए? नो सर। नहीं। नो सर। डिस्काउंट अलाउ तो हम तब करते हैं जब हमें पेमेंट प्रॉम्प्टली मिलता है, ये डिस्काउंट तो हम तब देंगे जब पेमेंट प्रॉम्प्टली मिलेगा, लेकिन पेमेंट तो हमें मिला ही नहीं, चेक हमारा बाउंस हो गया। चेक अगर हमारा बाउंस हो गया तो ये डिस्काउंट अलाउ जो हमने डेबिट किया था 500 रुपीज से, इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करोगे तो एंट्री क्या करोगे? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट 25,000, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट 25,000
मुझे बताओ बैंक में तो पेमेंट ही नहीं आया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट 24,500 रुपीज। और ये जो डिस्काउंट अलाउड है इसको कैंसिल करो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500 रुपीज। सर डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस होता है, आपने एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं ना, यस और नो? क्रेडिट तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं ना? यस सर। बेटा चीजें भूल रहे हो क्या पहले वाली? कोई कंफ्यूजन हो रहे हैं? नो सर। नो सर, नो सर। इनकम क्या होती है? इनकम क्रेडिट होती है, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम डेबिट करते हैं। तो सर यहाँ पर तो फिर आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो ना। नहीं लिख सकता बेटा, मैं इस डिस्काउंट को कैंसिल कर रहा हूं। तो कैंसिल करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पर मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो ये कैंसिल तभी हो पाएगा जब अपोजिट जगह लिखूंगा। अपोजिट जगह क्या होगा? क्रेडिट। पहले डेबिट किया था तो अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। तो वही तो कैंसिल हो पाएगा, वैसे ही तो हो पाएगा कैंसिल। ठीक है, तो Yes, sir. 8th ए में हमें क्या हुआ? 8th ए के केस क्या था कि व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम एंड द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब वो 8th बी में कह रहा है कि इफ द अबव चेक which was discussed in point number 8A is dishonored, तब क्या होगा? तो जो डिस्काउंट अलाउ किया गया था 500 रुपीज का अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट हमें प्रॉम्प्टली मिला ही नहीं। तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। लेकिन ऐसे लर्न मत करना कि जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर से पेमेंट नहीं मिला, कस्टमर विल बिकम अगेन डेटर, और डेटर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट आया ही नहीं, पहले डेबिट किया था 24,500 से, 24,500 से क्रेडिट कर दिया। और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना था, पहले 500 से डेबिट किया था, 500 से ही क्रेडिट कर दिया। बोलो समझ में आ गया? यस Yes, sir. बेटा घर बैठ के अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। आगे जाके तुम में से कोई बिजनेस पर्सन बनेगा तो तुम्हारा अकाउंटेंट क्या काम कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे तो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इनिशियल स्टेज पे तो अकाउंटिंग तुम ही करोगे, तो ये सारी नॉलेज आपके काम आने वाली है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। पॉइंट नंबर 9, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ अ चेक। मुझे बताओ, सप्लायर से अगर हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उनको, सप्लायर्स को? Yes, sir. सप्लायर्स को अगर पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं, अब तक तो हम कैश में करते थे तो हम एंट्री पास कर देते थे क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे? अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक ही तो इश्यू किया है, क्रेडिट द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट। बोलो समझ में आ गई एंट्री? यस सर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। आओ बेटा आगे करें। तो ये 9th पॉइंट समझ में? हाँ बेटा बोलो। सर आज तो हॉलीडे, मैम ने अभी अभी मैसेज किया। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 5 मिनट और पढ़ लो। पॉइंट नंबर 9 समझ में आ गया? Yes, sir. पॉइंट नंबर 10 देखो, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इश्यू ऑफ अ चेक। अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है बाय इश्यू ऑफ अ चेक, अभी तक आप क्या करते थे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते थे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते थे, कैश में पेमेंट होता था। तो अब क्या लिखोगे? यस सर। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दैट्स ऑल। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर है?
Yes, sir. Yes. Now, point number 11th. When cash is withdrawn from the bank for the personal use of the proprietor. अगर कैश विड्रॉ हो रहा है, प्रोप्राइटर कर रहा है बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब तक हम कैश अकाउंट लिखते थे क्योंकि कैश विड्रॉ करके ले जाता था, अब उसने बैंक से विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलो बेटा, आज मैंने ये 11 ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज आपको समझाई है बैंकिंग से रिलेटेड, इनको अच्छे से रिवाइज करना, फिर कल हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? दो ही तो बच्ची हैं, बता दो। 2 ही बची हैं, चलो खत्म करो, 2 ही बची हैं तो खत्म करो। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। अरे प्रीवियस पेज पे कुछ और भी रह गया क्या? 9th करा दिया, 10th करा दिया, 11th करा दिया, नहीं कुछ नहीं रहा। हाँ, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। मुझे बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो एक्सपेंस किसका, इनकम किसकी? Expense business का, income बैंक की। वेल डन। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमारा एक्सपेंस बैंक की इनकम। बुक्स किसकी बना रहे हैं? बैंक की बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं बुक? अब बिजनेस की बना रहे हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 13th। सर 12th भी है ना? अरे 13th नंबर दे दो, क्या दिक्कत है? व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब बताओ, एक्सपेंस किसका, इनकम किसकी? बैंक अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, ऐसी इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया तो बैंक का एक्सपेंस, हमारी इनकम बैंक अलाउ कर रहा है। तो क्या बैंक कैश में देता है क्या हमें इंटरेस्ट? आंसर इज नो, हमारे अकाउंट में जमा करता है वो। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो इसी को प्रीफर करता हूं क्योंकि अकाउंट के टाइटल से पता लगता है वो एक्सपेंस है या इनकम। लास्ट ट्रांजैक्शन, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक हमें कुछ सर्विसेज देता है, उसके लिए अगर उसने कुछ चार्जेस हमसे वसूल किए तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर है? यस। तो ये Yes, बेटा, sir. ये थी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इनको आज अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लेना, और स्कूल ग्रुप में अभी क्या मैसेज आए हैं उसको अभी इग्नोर करो, ठीक है ना? आज की हमारी क्लास तो हो गई और आपकी कोई क्लास होगी नहीं आज। जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से रिवाइज कर लेना। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर सिलेबस, नॉट ओनली फॉर योर क्लास सिलेबस, बट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। कल को आप आगे जाके कोई बिजनेस करते हो, आपको अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस पास करनी है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सेम इसी वे में होंगी। बस एक थोड़ा सा चेंज क्या होगा, जो आपके आरबीएसई और सीबीएसई का जो चेंज है कि अगर कोई कस्टमर आपको चेक से पेमेंट करता है, उस चेक को आप सेम डेट के ऊपर बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, तो आरबीएसई कहता है कैश अकाउंट डेबिट करो, जबकि सीबीएसई कहता है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करो। ठीक है ना? वो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो इतना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, इतना कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा वो पॉइंट नहीं है। वो केवल आपके किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप आरबीएसई के स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, जबकि सीबीएसई के स्टूडेंट्स वहीं पे लिखते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करके आना कल की क्लास में, फिर कल हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है? ओके सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक थैंक यू। यू सर। वेलकम बेटा।